Okay. 1, 2, 3, start. Yes. Very good morning, boys and girls. I said, very good morning, boys and girls. I welcome you all at a session of secretarial practice. 12वीं secretarial practice में आप सभी लोगों का स्वागत है. Let's move on to the next point. That is called as bill of exchange. That's one of the sources for, that is one of the major sources of working capital. किसी भी बिजनेस में वर्किंग कैपिटल बतौर रिक्वायरमेंट्स जो होते हैं उस वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए अलग अलग सोर्सेस है, जिसके बारे में हमने लास्ट जो देखा था दैट वाज ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी एंड कैश क्रेडिट. नाउ लेट्स मूव ऑन टू अंडरस्टैंडिंग द नेक्स्ट पार्ट. एक और अलग सोर्स ऑफ फाइनेंस है. देयर इज वन मोर सोर्स ऑफ फाइनेंस which is called as cash credit, discounting of bill of exchange, which also is one of the source of working capital requirements. Okay. Other than those in the OCM, does anybody know the word bill of exchange? Does anyone know the word bill of exchange? Yes, other than OCM, bill of exchange ये word कभी सुना है? Anybody? Does anybody know the word bill of exchange? Okay. देखो, बिजनेस में जो सेल होता है वो सेल दो तरीके से किया जाता है. द सेल इज in two formats. ईशिता जी, कैसे कैसे सेल होते हैं हमारे बिजनेस में? What kind of sales we have? बिजनेस. श्रेया बात नहीं करना बिल्कुल भी, पहले बोल रहा, बोलना मत. लेट हर आंसर. बोलो ईशिता, what kind of sales we have in business? बिजनेस में किस तरह के सेल होते हैं? मन से बोला ना पक्का? मन से बोला ना? ओके. बिजनेस में दो तरह के सेल होते हैं. एक होता है कैश, दूसरा होता है क्रेडिट. देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स इन बिजनेस. वन वी हैव कैश सेल, अनदर वी हैव क्रेडिट सेल. श्रद्धा, मुझे बताओ कैश सेल क्या है, क्रेडिट सेल क्या है? व्हाट इज कैश सेल एंड व्हाट इज क्रेडिट सेल? कैश सेल यानी क्या और क्रेडिट सेल यानी क्या? कैश सेल, क्रेडिट सेल. देव कहते व्हाट इज कैश सेल, व्हाट इज क्रेडिट सेल? चौधरी, what is cash sale, credit sale? स्मृति कांबळे, what is cash sale and credit sale? Sale at buyer and credit sale म्हणजे sale at seller. हां, कॅश म्हणजे सेलर, क्रेडिट म्हणजे बायर. ओके, नाइस. स्मृति, what is cash sale and what is credit sale? सनु, बोल, what is cash sale, what is credit sale? संस्कृति, what is cash sale, what is credit sale? कोले बताइए, what is cash sale and credit sale? Sales which are in terms of cash is called as cash sales. नाम में ही सब है. Sales in terms of cash is called as cash sales. And sale which are not in terms of cash are called as credit sale. जब कभी भी हम चीज़ें बेचकर पैसे इमीडिएटली लेते हैं, दैट इज माई कैश सेल. जैसे आपके पिताजी सिलेंडर का बिजनेस, गैस सिलेंडर का बिजनेस करते हैं. मैं आपका कस्टमर हूँ, मैंने आपसे एक सिलेंडर खरीदा, बदौर रिटर्न में 1000 रुपये नकदी पे कर दिया. नाउ दिस इज योर कैश सेल. हमारे आपके पिताजी के रिलेशन अच्छे हैं, मैंने आपसे सिलेंडर खरीद लिया और पैसे अभी नहीं दिए, मैंने कहा कि मैं 30 दिन के बाद दूंगा. ये क्या हुआ, मेरा
क्रेडिट सेल. ये क्या हुआ मेरा क्रेडिट सेल. बहुत से दुकानों में पार्टी होते, आमच्या इथे उधार बंद करण्यात आलेले आहे. वो क्रेडिट सेल तो हो जाते, वापस कभी आते नहीं, बैड डेट हो जाते हैं. तो ऐसे चक्कर में बहुत से पार्टियों दुकानों में ऐसा लग रहा उधार मागू नये, जीव मागा पण उधार मागू नका. ऐसे क्रिएटिव पुणे में इफ यू गो ना, पुणेरी लोग बहुत खतरनाक और एक से एक क्रिएटिव है. जीव मांगने पण उधार मांगणू नहीं, म्हणजे एक से एक क्रिएट मतलब पूरी अपना दिमाग लगा देते उसके अंदर. पेट के ब्राह्मण. कैश सेल एंड क्रेडिट सेल वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट. जब कभी भी सेलर जो चीज़ें बेचता है वो बेचकर जब इमीडिएटली कैश कलेक्ट करता है उसे हम कहते हैं कैश सेल. और जब चीज़ें उधार बेचता है तो उसे हम कहते हैं क्रेडिट सेल. चीज़ों को उधार बेचना यानी क्या होता है क्रेडिट सेल. फिर से श्रद्धा अंबुरे, कैश सेल में वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी या क्रेडिट सेल में वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी. वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट यानी डे टू डे बिजनेस करने के लिए जो पैसा लगता है उसे हमें वर्किंग कैपिटल कहते हैं. तो कैश सेल में मुझे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी या क्रेडिट सेल में वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी. कैश सेल में वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी. वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बिजनेस में कब होगी, जब कैश सेल होगा तब होगी या क्रेडिट सेल होगा तब होगी. कैश सेल होगा तब. कैश सेल होगा तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी और क्रेडिट सेल जब होगा तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं होगी. डज योर बेस्ट फ्रेंड अग्री विद द लॉजिक. डू यू एग्री विद द लॉजिक. जब कैश सेल होगा तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी और जब क्रेडिट सेल होगा फ्रेंड इन नीड जहाँ जाएंगे साथ में डूबेंगे, है ना. तुम भी डूबो मैं भी डूबो, दोनों साथ में डूबेंगे. हर चीज़ डूबना करना सब साथ में ही है. सर्दी खांसी सब 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 साथ में तो डूबना भी साथ में है ना. बरोबर है कि बॉयस. कैश सेल है तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी और क्रेडिट सेल है तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगी. अच्छा ठीक है, 2 मिनट के लिए एक समझने की कोशिश करो. तुम्हारे पिताजी आज सुबह आए, बोले श्रद्धा क्या तू क्लास फीस में टाइम पास कर रही है, सब छोड़ दे. यू बिकम द ओनर ऑफ द गैस एजेंसी. नाउ यू सिट ऑन दिस पर्टिकुलर चेयर एंड ऑपरेट द बिजनेस. अब आपको बिजनेस चलाना है. आपका बिजनेस किस चीज़ का है, प्लीज़ बाकियों को सुनना है, मजाक नहीं है. आपका बिजनेस किस चीज़ का है, गैस सिलेंडर्स का. तो आपके बिजनेस में 2 तरह के कैपिटल रिक्वायरमेंट होते हैं. एक होता है फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट, दूसरा होता है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. कैन यू गिव मी एग्जांपल्स ऑफ 2 मेजर आइटम्स विच विल रिक्वायर फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट. व्हाट इज फिक्स कैपिटल. फर्स्ट जो लॉन्ग टर्म के लिए यूज किया जाता है, जो फिक्स एसेट में इन्वेस्ट किया जाता है, वो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट. गिव मी एग्जांपल ऑफ 2 थिंग्स विच यू रिक्वायर फिक्स कैपिटल इन योर बिजनेस. नाउ योर बिजनेस मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, होलसेल. For the office purpose, but office, yes. For buying the office, for operating your business. What is second point? Vehicles, indirectly. Supply करने के लिए आपको जो vehicles लगेंगे, वो vehicles के लिए आपको fixed capital लगेगा. अब मुझे बताओ, working capital किस लिए लगेगा आपके business में? किस चीज़ के लिए? तो क्या डेली बेसिस ट्रांजैक्शन में क्या आता है तुम्हारे बिजनेस के नेचर में? डेली बेसिस पे क्या ट्रांजैक्शन करते हो आप? सिलेंडर्स बेचते हो ना डेली बेसिस पे. और क्या बेचते हैं? गैस के किट्स भी बेचते हैं, वो स्टोव वगैरह सब वो भी यही एजेंसी वाले ही बेचते हैं. 2 मिनट के लिए बाजू में कंसीडर करो, एक ही चीज़ पे फोकस करो. क्या बेचते हैं आप? तो रोजाना सिलेंडर बेचने के लिए आपको क्या लगेगा, फिक्स कैपिटल या वर्किंग कैपिटल? वर्किंग कैपिटल. आपका कैपिटल पहले आप किस में इन्वेस्ट करते हो? सिलेंडर्स में. डेपो से आपके पास कौन सी कंपनी की एजेंसी है? इंडियन का है. तब इंडियन का आप क्या करते हो, पहले उन्हें 5 लाख रुपए का पेमेंट करते हो, उनके पास से पूरा एक ट्रक भरकर सिलेंडर मंगवाते हो और फिर उन सिलेंडर्स को एक एक करके कस्टमर्स को बेचते हो और उनसे पैसे कलेक्ट करते हो. आपने कहा कि अगर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट अगर हमें समझना है तो सेल अगर कैश में है तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट मेरा ज़्यादा रहेगा. तो ये लॉजिक गलत क्यों है समझने की कोशिश करो. तुम्हारी भी गलत, तुम्हारे दोस्त की भी गलत क्यों है समझने की कोशिश करो. आपने 5 लाख रुपए का माल मंगवाया और 5 लाख रुपए का माल मंगवाने के बाद पूरा 5 लाख रुपए का 5 लाख रुपए माल आपने कैश में बेच दिया. कैश में बेचने के बाद पैसे आपके पास इमीडिएटली आएंगे या 1 महीने बाद आएंगे? इमीडिएट आएंगे ना.
फिर वापस वही पैसे का इस्तेमाल करके वापस से हम ऑर्डर कर सकते हो क्या? कर सकते हैं ना। फिर वर्किंग कैपिटल कहाँ है रिक्वायर्ड? एक ही बार 5 लाख रुपए लगेंगे, एक ही बार 5 लाख रुपए लगेंगे। आपने 5 लाख रुपए दिए, लेट से आपका डेली सेल 5 लाख रुपए का, डेली सेल कितना है? 5 लाख रुपए का। आपने आज सुबह 5 लाख रुपए जमा करवाए, गाड़ी आ गई सेकंड डे मॉर्निंग खाली होती सबको सप्लाई कर दिया, 5 लाख रुपए का सेल हो गया कैश में, 5 लाख रुपए आपके पास आ गए। आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी है? सिर्फ एक डे की है, जब तक माल बिक के पैसे कलेक्ट ना हो। जैसे पैसा कलेक्ट हुआ सेकंड डे आपने वापस से पैसे जमा कर दिए, वापस से 5 लाख रुपए ले लिए। तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा लग रही है कम लग रही है? पैसा लग ही नहीं रहा, एक ही बार 5 लाख रुपए लग रहे हैं। इसकी जगह आपकी पॉलिसी समझो 10 डेज क्रेडिट। कितने दिन की क्रेडिट? 10 डेज। एक दिन का सेल कितना है अपना? 5 लाख। तो 10 दिन का सेल कितना हुआ? 50 lakhs। 5 lakhs मल्टीप्लाइड बाई 10 lakhs इज 50 लाख, नॉट 5 करोड़। एबैकस जॉय, हाँ। तो 5 lakhs मल्टीप्लाइड बाई 10 lakhs इज इक्वल टू 50 lakhs। अब पहले 10 दिन में तुम जो 50 लाख का सेल करने वाले हो, इसके पैसे कब आएंगे? 10 दिन के बाद आएंगे, बरोबर। आज के 5 लाख रुपए 10 दिन के बाद, सेकंड डे के उसके 10 दिन के बाद, ऐसे रोटेटिंग में 10-10 दिन के बाद पैसे आएंगे। जब आप कैश एंड कैरी में बिजनेस कर रहे हो तो आपके बिजनेस में वर्किंग कैपिटल कितना लग रहा है? 5 लाख। उससे ज्यादा लग रहा है क्या? नहीं। वही पैसे आ रहे हैं, वही बेच रहे हैं, वही ले रहे हैं, वही जमा कर रहे हैं, वही माल मंगवा रहे हैं, वही कर रहे हैं, उसी पैसे को घुमा रहे हो। लेकिन आज समझो मैंने 5 लाख का क्रेडिट पे सेल किया, दूसरे दिन मेरे पास 5 लाख रुपए आ रहे हैं क्या? If you are selling on the first day, you have sold cylinders for rupees 5 lakhs on credit for 10 days. On second day, do you have money of 5 lakhs? सेकंड डे आपको 5 लाख का सेल करना है, तो फिर पैसा किसको लाना पड़ेगा? तुमको लाना पड़ेगा। थर्ड डे वापस पैसा है क्या तुम्हारे पास? नहीं है। फोर्थ डे है क्या? फिफ्थ डे है क्या? 11वें दिन पहले दिन का जो 5 लाख सेल था उसके पैसे आएंगे। तो इन शॉर्ट 10 मल्टीप्लाइड बाय 5, क्या 50 लाख का वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आपका बिजनेस का हो जाएगा? हाँ या ना? कैश सेल में आपका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना है? 5 लाख। क्रेडिट में कितना है? 50 लाख। तो क्रेडिट रिक्वायरमेंट कहां, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा कहां है? कैश में है, क्रेडिट में है? कहां पर है? कैश में है, क्रेडिट में? समझ में आएगा लॉजिक? लॉजिक समझ। जब चीजें उधार बेची जाती है तो उधारी के पैसे लेट आते हैं। तो जब आपने माल उधार बेचा है तो आपको दूसरा माल अगर करना है, दूसरा माल खरीदना है, वापस सेल करना है, तो उसके लिए पैसा आपको जेब से लगाना पड़ेगा। तो बिजनेस के अंदर जब सेल दो तरह के होते हैं, एक होता है कैश क्रेडिट, एक होता है क्रेडिट सेल। कैश सेल, क्रेडिट सेल। इन केस ऑफ कैश सेल द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज लो, क्योंकि माल बेचकर इमीडिएटली पैसा मिलता है। माल बेचकर इमीडिएटली अपने को पैसा मिलता है, बस माल लेना है, माल को बेचना, पैसे कलेक्ट करना है और फिर से ऑर्डर प्लेस करना है। लेकिन जब हम क्रेडिट सेल में जाते हैं तो जितना क्रेडिट पीरियड देंगे उतने क्रेडिट पीरियड के लिए बिजनेस की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। उतने पीरियड के लिए बिजनेस की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। हमारा एग्जांपल हमने क्या कंसीडर किया? इनका क्रेडिट सेल कितने दिन का है? 10 दिन का। तो 10 दिन के लिए 5 लाख का डेली सेल अगर एवरेज पकड़े तो 50 लाख की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इनके बिजनेस की हो जाएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? राइट। अब ये 50 लाख की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए अलग अलग सोर्सेस हैं। जैसे कैश क्रेडिट हमने सीसी अकाउंट देखा, तो ये सीसी ले लेंगे 50 लाख की और उसमें रोजाना 5-5 लाख रुपए इस्तेमाल करेंगे 10 दिन के लिए, और 10 दिन के हिसाब से ब्याज कैलकुलेशन होकर उनको उसका ब्याज भरना पड़ेगा। पूरे 50 लाख का ब्याज भरना पड़ता है क्या? नहीं, क्योंकि जो आज सेल हुआ वो 10 दिन के बाद 5 लाख तो आने वाले हैं, है ना। जो आज सेल हुआ वो पैसे 10 दिन के बाद आने वाले हैं, तो उसके लिए साल भर का ब्याज भरने की जरूरत है क्या? नहीं। इसीलिए हम कैश क्रेडिट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, इसी हिसाब से क्रेडिट सेल जो होता है, क्रेडिट सेल में वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। हाँ या ना? हाँ या ना? तो इस क्रेडिट सेल की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए हमारे पास एक और फंडा है, जिसे हम कहते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। जिसे हम क्या कहते हैं? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। नाउ प्लीज पे अटेंशन, दिस इज द फंडामेंटल थियरी आई एम टीचिंग यू। इफ यू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल थियरीज, you'll be able to understand whatever Pankaj sir will be teaching in class। क्योंकि अकाउंट्स में इतनी थ्योरी कवर नहीं होती, मेरा थ्योरी सब्जेक्ट है तो मैं थ्योरी कवर करूंगा। अगर आपने थ्योरी समझ लिया और इसका पूरा वर्किंग समझ लिया तो आपको बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर इजी जाएगा। ये 12th में भी है और फाउंडेशन में भी है। फाउंडेशन में भी 10 मार्क के लिए आता है। नाउ अंडरस्टैंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ओके, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से इन्होंने 10,000 रुपए के सिलेंडर मुझे बेचे हैं क्रेडिट पर। कितने के सिलेंडर? 10,000 रुपए के सिलेंडर इन्होंने मुझे क्रेडिट पे बेचे हैं, और मैंने इनको प्रॉमिस किया है कि मैं आपको 30 दिन के बाद ये 10,000 रुपए लौटाऊंगा। कितने दिन के बाद?
आपके पास से मैं 10,000 रुपए के सिलेंडर लेकर जा रहा हूं, बट आई विल रिटर्न दिस मनी ऑफ 10,000 आफ्टर अ पीरियड ऑफ 30 days। अग्रीज, ओके ठीक है, अपने रिलेशन संबंध अच्छा, आप कहां पैसे लेके जाओगे सर, ये लो सिलेंडर, 30 दिन के बाद पैसे दे देना। 30वें दिन इनका फोन आता है, सर वो आपके पास बिल पेंडिंग है 10,000 रुपए का, वो 10,000 रुपए जरा पे करवा दीजिए। मैंने कहा कौन सा सिलेंडर भाई, मैंने कब सिलेंडर लिया, मैंने तो कोई सिलेंडर वेंडर ना लिया। नहीं, आपकी कोई गलत फहमी है, रॉन्ग नंबर, शायद कोई और दिनेश शर्मा होगा, मैंने तो नहीं लिया भाई आपसे। अब आई एम डिनाइंग दैट आई हैव इवन बाइट द गुड्स, सो डोंट यू थिंक शी नाउ कैन बी इनटू अ प्रॉब्लम। सबसे पहली बात, हाउ विल शी प्रूव दैट आई हैव परचेज गुड्स ऑफ वर्थ ₹10,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम हर with the help of, how will she prove? Yes, those who wish to answer can raise your hand. How will Shraddha prove that she has sold goods ₹10,000 to me? How? पहले ठीक है भाई, दुकानदार को ही पूछने दो, कैसे प्रूव करोगे भाई? With the help of bill, रिसिप्ट नहीं होता, बिल होता है। With the help of bill, with the help of bill, हाँ या ना? With the help of बिल, विद द हेल्प ऑफ बिल। अच्छा, बिल कौन बनाता है, बायर बनाता है, सेलर बनाता है, सेलर। और इस बिल के ऊपर मेरी दस्तखत ना हो तो यू कैन नॉट प्रूव इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ दैट आई हैव परचेज गुड्स फ्रॉम यू। क्या अगर आप चीजें उधार पे बेच रहे हो और उसका बिल कौन बनाता है, सेलर बनाता है, बायर बनाता है, सेलर बनाता है। हम क्या किए, बताओ, सेलर बिल बना दिया और खुद ही श्रद्धा ने क्या कर दिया, साइन कर दिया, साइन करके खुद के पास बिल रख लिया। अब 30 दिन के बाद मैं पैसा देने के लिए मुकर रहा हूं तो बोले ऐसे कैसे, मेरे पास बिल है, आपने माल लेकर गया है। मैंने कहा मैं माल लेकर ही नहीं गया उधार का आपके पास से। बोले मेरे पास बिल है। मैंने कहा बताओ बिल। बिल है, मेरा नाम है, तारीख है, डिटेल्स है, सब है, सिग्नेचर सेलर की भी है, लेकिन मेरी उसके ऊपर सिग्नेचर नहीं है। हाउ कैन यू प्रूव इन द कोर्ट दैट आई हैव टेकन दोस गुड्स फ्रॉम यू? और कोर्ट जज्बातों से नहीं चलता, कोर्ट प्रूफ से चलता है। कानून क्या मांगती है बेटा, कानून क्या मांगती है? कानून को सबूत चाहिए, भूत नहीं बे, सबूत। वो तो तुम लोग हो भूत। कानून को क्या चाहिए? सबूत चाहिए। अब श्रद्धा ने मुझे 10,000 रुपए की चीजें बेची है उधार पर, श्रद्धा ने बिल भी बनाया, श्रद्धा ने खुद की साइन भी उसके ऊपर कर रखी है, बट श्रद्धा फॉरगॉट टू टेक माय सिग्नेचर ऑन दैट पर्टिकुलर बिल। उस बिल के ऊपर मेरा दस्तखत नहीं है। कैन शी प्रूव इन द कोर्ट दैट शी हैज सोल्ड गुड्स टू मी? हाँ या ना? हाँ या ना? तो फिर एम आई लायबल टू पे 10,000? अरे कैमरे भी मेरे कुछ नहीं प्रूव होते वहां पे। अब कैमरे में मैं दिख रहा हूं, सुन मेरी बात, कैमरे में मैं दिख रहा हूं, कैमरे में मैं दिख रहा हूं, मैं इनके कैमरे में रिकॉर्डिंग है। अभी इसके लॉजिक समझाता। ये बोल रहा है सर कैमरे में रिकॉर्डिंग होगी ना, मैं कैमरे में एकदम साफ साफ देख रहा हूँ, ऐसा स्माइल भी कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, फिर उसके बाद से सिलेंडर लेके जा रहा हूँ, सब लेके जा रहा हूँ, वो सब दिख रहा है, जज साहब भी देख रहे हैं, सब चलो बड़ा चला बड़ा। स्टिल यू कैन नॉट प्रूफ। मैं कोर्ट में बोल सकता हूँ ये मेरे सिलेंडर नहीं थे, वो गज्जू भैया के ऑर्डर थे, मैं गज्जू भैया के लिए सिलेंडर लेके जा रहा था। वो मैंने चीजें मैं लेकर जा रहा हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी होता कि मैं खरीद रहा हूँ, किसी और व्यक्ति ने खरीदे थे, मैं तो सिर्फ वहां से कलेक्ट करने के लिए गया था। डोंट यू थिंक माई लॉजिक इज करेक्ट? डोंट यू थिंक माई लॉजिक इज करेक्ट? वकील बनने वाला हूं मैं भी, तो मुझे भी थोड़ी बहुत आना चाहिए, इतना होशियार तो नहीं हूं मैं, लेकिन चल जाता है। चलो अभी फर्स्ट ईयर है, देखेंगे अभी 3 साल और जाने हैं, बनेंगे बाद में हम भी वकील। अब मैं तो मुकर गया, ये बोले कि मेरे पास एक प्रूफ है सर। जज बोले क्या है? वो मेरे पास बोले सीसीटीवी की फुटेज है जिसमें दिख रहे क्या क्या कर रहे हैं हमारे सर, देखो ये यही है वो, यही है वो, यही लेके गया। मैंने कहा हम मैं ही हूँ, मैं ही लेके गया हूँ सिलेंडर, लेकिन वो सिलेंडर मैं लेके ही नहीं गया था, वो सिलेंडर तो गज्जू भैया के थे। हाँ, वो मैं उतना स्टडी करके जाऊंगा ना। किसी व्यक्ति ने अगर सिलेंडर खरीदे है, उसका ही बिल का, अब मुझे मालूम है जिस दिन सिलेंडर खरीदे उस दिन मैंने भी खरीदे और गजेंद्र ने भी खरीदे, और मैंने गजेंद्र को बोल दिया कि एडजस्टमेंट कर ले, बाकी अपन 50-50 कर लेंगे। he said okay, he said okay। अब हम दोनों में एडजस्टमेंट हो गया। क्या श्रद्धा अगेन प्रूव इन द कोर्ट? नहीं, ये सिलेंडर इनके ही है। वो सीसीटीवी फुटेज से कुछ नहीं होता। व्हाट यू हैव टू प्रूव इज डॉक्यूमेंट। कोर्ट सबूत मांगता है, ओनली सबूत इट टेक्स इज बिल ऑफ एक्सचेंज। क्या लगता है? बिल ऑफ एक्सचेंज। तो जब कभी भी ड्रेस उधार बेचो ना, तो कच्चे बिल बना के मत दिया करो माटरा जी,
कच्चे बिल का कुछ भी नहीं हो सकता। हम बहुत बार क्या करते हैं, दुकान से उधार चीज़ें बेचते हैं और सादे रिसीट बुक पे जिसके ऊपर नाम नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, खाली नंबर होता है, ऐसा लिख कर, नाम लिख के, श्री वगैरह गणेश विनेश लिख के ऐसा करके दे देते। ऐसे बिल की कौड़ी की भी कीमत नहीं है कोर्ट में। ऐसे बिल के, मान लो माटर जी ने सादा बिल बुक लेके आया, वो रहता ना सफेद पेज वाला, ऐसे लिख लिखा कर दे दिया। अभी तुम लोगों को मैंने इतनी रसीद दी है, कहां पर है उसके ऊपर एसपीसी क्लासेस, बताओ। इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। हाँ। किसकी साइन है? हाँ, तो क्या हुआ? एक सेकंड। अबे हमारी जूली थोड़ी ज्यादा होशियार बन रही है, मेरे से होशियार वकील तू नहीं बन सकती। जूली बोले सर आपकी साइन है ना उसके ऊपर? हाँ मेरी साइन है। मैं बोल दूंगा कोर्ट में, मैंने इनसे सोयाबीन खरीदा था, सोयाबीन की रिसीट है, उसके ऊपर साइन करके दिया। प्रूव कर, ये क्लास की नहीं है, सोयाबीन की नहीं है, क्लास की है। बता कैसे प्रूव करेगा? क्या क्या? अरे रिकॉर्ड होने दे रहे, कुछ नहीं होता है, रिकॉर्डिंग कुछ नहीं रहता। अच्छा, देश पांडे सर को साक्षी मानकर, क्या कुछ नहीं होता साक्षी मानकर वहां पर? यस प्लीज 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 प्लीज, एक सेकंड प्लीज प्लीज। देखो मैं फटाफट निपटाऊंगा इसको 2 मिनट में, 2 मिनट में निपटाओ। सभी बोले निपटा, मेरे को क्या ज्यादा भूता है क्या इतना सब चीजें बताने का? भाई पहले मेरा मूड खराब है आज, और तुम मेरे से मजाक मत करो आज। Yes, cash credit, it is an important and popular form of financial aid. This form of credit is operated in the manner as overdraft facility. The borrower can withdraw the amount for his own cash credit amount up to a stipulated limit based on security margin. Cash credit is given against the pledge or hypothecation of the goods or providing alternative securities. Interest is charged on outstanding amount borrowed and not on the credit limit सैंक्शन। जैसे 10 लाख की क्रेडिट है तो 10 लाख के ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगता, जितना पैसा आप इस्तेमाल करोगे जितने टाइम के लिए उसके ऊपर ही इंटरेस्ट लगता है। कैश लोन्स, अंडर दिस टोटल अमाउंट ऑफ लोन इज क्रेडिटेड टू द बैंक टू द बोरोवर्स अकाउंट, इंटरेस्ट इज पेबल ऑन अकाउंट्स बैलेंस आउटस्टैंडिंग, राइट। Next, discounting of bill of exchange. The drawer of the bill, that is the seller, receives the money from the drawee on the due date. After the due date, drawer can receive the money before the due date by discounting the bill with the bank. This is nothing but selling of the bill to the bank. The bank gives money to the drawer less than the face value of the bill. Thus, the bill of exchange are traded bills. They are accepted by banks and cash is advanced against them. Next point, financial institution. What the point next we have is financial institution. हर साल की तरह ये साल भी क्लियर कर दो, ये वाला पार्ट मैंने पढ़ा था, इसका आपको खुद को गूगल करना पड़ेगा। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, डेवलपमेंट बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस, स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशंस। ये अलग अलग तरह के इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो आपको बिजनेस के अंदर क्रेडिट प्रोवाइड करने का काम करते हैं। जैसे डेवलपमेंट बैंक है तो डेवलपमेंट बैंक जो है वो लोन प्रोवाइड करने का काम करते हैं, कैश क्रेडिट या बिजनेस को पैसे देने का काम करते हैं। जैसे डेवलपमेंट बैंक में IDBI, IFCI। IDBI बैंक का तो नाम आपने सुना होगा, उसका अगर फुल फॉर्म अगर आपको नहीं पता तो लेट मी टेल यू, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इज द फुल फॉर्म। सो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से क्या समझ में आता है कि ये बैंक बनाई इस हेतु से है ताकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए वो क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड कर सके। IFCI, व्हाट इज IFCI? IFCI इंडस्ट्रियल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। अब इसके जो फुल फॉर्म है सिर्फ उतना ही दिया गया है, आपको फुल फॉर्म देखना है, घर जाकर एक एक करना है, हर एक इंस्टीट्यूशन का गूगल करना है और विकीपीडिया के ऊपर उसका जो भी इंट्रोडक्शन है थोड़ा बहुत उसे पढ़ना है। ICCI, SIDBI, RIBI, तो ये डेवलपमेंट बैंक्स जो है, ये सारे डेवलपमेंट बैंक्स इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए लोन या क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस सच एज RCTC, TDICI, TFCI, these are again organizations which provide loan or credit facility to the business. Investment institution just like the LIC, UTI and GIC, ये 3 ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके पास भरा पड़ा पैसा होता है। ये इंस्टीट्यूशंस को अपने
पॉलिसी होल्डर्स को रिटर्न्स देने होते हैं, इसके लिए उन्हें रिटर्न जनरेट करने पड़ते हैं। जैसे LIC के अंदर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लिए 10 लाख रुपए की, 1 लाख रुपए का प्रीमियम है 10 साल का, लेकिन इन बिटवीन अगर उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसको पूरा की पूरा 10 लाख रुपए इंश्योरेंस कंपनी देने का वादा करती है। इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, जैसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मेकिंग गुड द लॉस। अगर कोई अनिश्चित यानी अनसर्टन इवेंट की वजह से व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो ऐसे केस में उसने जितने की पॉलिसी ली है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो ली है, उतना पॉलिसी अमाउंट देने का वादा जो है वो इंश्योरेंस कंपनी करती है। तो ऐसे कंपनियों को ऐसे रिटर्न्स अपने इंश्योर्ड व्यक्तियों को देना होता है। तो ऐसे रिटर्न जनरेट करने के लिए जो पैसा उन लोगों के पास आ रहा है उसके कुछ ना कुछ इस्तेमाल करना पड़ेगा। सो LIC, UTI, GIC ऐसे बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट कंपनी क्या करते हैं, इनके पास जो बड़े अमाउंट में जो पैसा आता है, इस पैसों को अलग अलग कंपनीज में, अलग अलग म्यूचुअल फंड्स में, अलग अलग गवर्नमेंट स्कीम्स में इन्वेस्ट करती हैं ताकि वहां से रिटर्न जनरेट करके अपने पॉलिसी होल्डर्स को वो रिटर्न दे सके। स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशन SFC, SIDC ये स्टेट लेवल या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए इंस्टीट्यूशन है जो अपने स्टेट में, अपने प्रांत में काम कर रहे बिजनेस को क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करने का काम करती है, राइट। सो RCTC, TDCI, TFCI, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, डेवलपमेंट बैंक्स, इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन, स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशंस, ये सारे इंस्टीट्यूशंस के नाम हैं। इस नाम के अलावा इसके अंदर टेक्स्ट के अंदर कुछ भी नहीं दिया गया है। अगर आप देखें तो डेवलपमेंट बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन, स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशन। तो बतौर होमवर्क आपको एक ही काम करना है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का गूगल करना है और विकीपीडिया में उसका जो इंट्रोडक्शन दिया है 2-3 लाइन का, उतना 2-3 लाइन का इंट्रोडक्शन पढ़ ले ताकि आपको सिर्फ समझ में आए कि ये इंस्टीट्यूशन किस उद्देश्य से, किस ऑब्जेक्टिव से बनाया गया है। ओवरऑल अगर हम देखें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जितने भी सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ये सारे के सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर सेट अप विद एन ऑब्जेक्टिव, आर सेट अप विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ providing, they are set up with an objective of providing credit facility or money or loan to the businesses। बिजनेस को या कंपनीज को या जॉइंट स्टॉक कंपनी को फाइनेंस प्रोवाइड करने के हेतु ये सारे जो कंपनी ये बनाए गए हैं। अब ये फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस क्या करती है, टू प्रोवाइड टर्म लेंडिंग फैसिलिटीज। IDBI जैसे बैंक जो है बिजनेस को फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए टर्म लेंडिंग यानी टर्म लोन्स वगैरह प्रोवाइड करती हैं। टू सब्सक्राइब टू द शेयर्स एंड डिबेंचर्स, ये सारे इंस्टीट्यूशंस कंपनी के सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब करते हैं। टू अंडर राइट द इश्यूज ऑफ द सिक्योरिटीज, अंडर राइटिंग का काम भी करते हैं। टू लैंड मनी एंड टू गारंटी द टर्म लोन्स रेज्ड बाय द कंपनी, राइट। आपको पता नहीं होगा लेकिन जॉइंट स्टॉक कंपनी जब भी लोन लेता है तो नॉट ओनली जॉइंट स्टॉक कंपनी, एनी टाइप ऑफ लोन विच यू टेक, सबसे पहली बात बिना मॉर्गेज का लोन नहीं मिलता। दूसरी बात, आपने भले ही मॉर्गेज दिया है, स्टिल यू नीड अ प्रॉपर गारंटर, स्टिल यू नीड अ प्रॉपर गारंटर। मैं 10 लाख रुपए की क्रेडिट ले रहा हूं, मैंने 15 लाख रुपए की मेरी प्रॉपर्टी दी है, उसके बावजूद भी मुझे लोन नहीं मिलता जब तक मेरी कोई गारंटी नहीं लेता। कोई ना कोई गारंटर चाहिए। अब काटरेला बहुत बड़ा व्यक्ति है, सर मैं गारंटी लेता हूँ सर कि सर पैसा नहीं डुबाएंगे, तो काटरेला जब वो अकाउंट होल्डर है और एक अकाउंट होल्डर जिसका ट्रांजैक्शन अच्छा है, जिसका रेपुटेशन अच्छा है, जिसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनकम टैक्स रिटर्न अच्छा है, ऐसा व्यक्ति जब गारंटी लेता है तब जाके जो है मुझे लोन मिलेगा। अब इसकी लायबिलिटी क्या हो जाएगी, कल को मैंने पैसा डुबाया तो बैंक इसको पकड़ती है। पहले गारंटर तो कोई भी बनता था, लेकिन RBI ने उसके नॉर्म्स इतने स्ट्रिक्ट कर दिए, अब जो गारंटी करेगा वो उसकी जिम्मेदारी रहेगी पैसे कैसे वसूल करके देना है। पहले गारंटर की पोजीशन पे कोई भी साइन करता था, अब वैसा नहीं। अगर आपने गारंटर बनाया तो कल को पैसे डूब गए तो बैंक के पैसों के लिए आप लायबल रहोगे, राइट। तो गारंटी सोच समझ के लेना अपने दोस्तों की। हाँ त्याशिवाय गॅरंटर बनू शकत नाही। आता माझी गॅरंटी तू घेत आहे आणि युकोमध्ये तुझं कुठेच काय अकाउंट नाही, तर त्या बँकवाल्याला स्वप्न थोडी पडणार तुम्ही काय आहेत काय नाही, तुमची फायनान्शियल पोजीशन काय। दे नीड योर ट्रैक रिकॉर्ड ना, तुम्हारा ट्रैक रिकॉर्ड होगा, तुम्हारे ट्रांजैक्शन होंगे, तब तुम्हारी गारंटी लेंगे। तुम्हारी गारंटी तुम खुद ही नहीं ले सकते तो मेरी गारंटी क्या लोगे, मेरी गारंटी कोई नहीं ले सकता, नो वन। चलो नेक्स्ट, ट्रेड क्रेडिट। मैं आज क्या हूँ कल क्या हूँ कोई कुछ समझ में मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। हाँ और कोई सवाल? हाँ नहीं नहीं, तो म्हणले ना पटापट निपटून टाका, मी म्हणलं ओके 2 मिनट में। हाँ नहीं समझ रहा, मैं तो समझा रहा था एकदम डिटेल में, सभी बोले 2 मिनट में निपटा दो। बोलो सॉरी गाना गाओ, चलो। हाँ पूरा गाओ, चलो पूरा गाओ बे।
चलिए पॉइंट पे आइए। सेल जो है वो दो तरीके से होता है। एक होता है कैश सेल। मैं आज सचमुच में मजाक के मूड में नहीं हूँ। मैं अगर किसी भी फिसक गया ना आज, फिर मेरे को बोलना मत। सुबह सुबह आते तारे शिकार हो गए मेरा आज। मेरा सचमुच में बिल्कुल भी मूड अच्छा नहीं है, तो थोड़ा प्लीज कीप सेफ डिस्टेंस। आज मेरे से थोड़ा सा दूरी रहो तो ठीक है। सेल जो है वो दो तरीके से होता है। एक होता है कैश सेल, दूसरा होता है क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल में मैंने जैसे कहा कि श्रद्धा हैज टू प्रूव दैट शी हैज सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मी, और वो प्रूव करने के लिए क्या चीज लगेगी? बिल लगेगा। उसके बाद दस्तखत किसके लगेंगे? तुम्हारे या मेरे? मेरे दस्तखत लगेंगे। द बायर हैज टू साइन दैट पर्टिकुलर बिल, देन दैट बिल इज कंसिडर्ड एज एन एविडेंस ऑफ क्रेडिट सेल, एंड दैट बिल इज कंसिडर्ड एज बिल ऑफ एक्सचेंज। इसको नाम बिल ऑफ एक्सचेंज क्यों बोला है? किसी भी ट्रांजैक्शन में सेलर sells the good, हाँ या ना? buyer pays for same, हाँ या ना? कैश सेल में बायर क्या पे करता है आपको? कैश सेल में बायर आपको क्या देगा? कैश। सो व्हाट इज कैश? इट्स एन एक्सचेंज, वैल्यू इन एक्सचेंज। मनी चैप्टर पढ़ा था। Any commodity which is used as a means of exchange is called as money, हाँ या ना? सो जो कैश बतौर एक्सचेंज दिया जा रहा है कैश ट्रांजैक्शन में, इसीलिए हम इसे कैश सेल कहते हैं। तो कैश सेल के अंदर एक्सचेंज में क्या मिलता है हमें? कैश। अगर हम सेलर हैं तो हमें रिटर्न में क्या मिलेगा? कैश। लेकिन क्रेडिट सेल में ऐसा नहीं होता। क्रेडिट सेल में सेलर चीजें बेचता है। Who is the seller? Who sells the commodity, and who is the buyer? Who buys the commodity. Now Shraddha is selling goods worth rupees 10,000, cylinder worth rupees 10,000 to me, that is buyer, right? Shraddha is selling goods to the buyer, that is D, for worth rupees 10,000 on credit, on a credit of 30 days. As a buyer, what I am receiving? Goods. But am I giving anything in return immediately? Am I giving anything in return immediately? No. But the exchange has to be proper. If there is no documentation of the exchange, then in that case nothing can be proved in the court. जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, मैंने आपको रिसीट दी है। किसी भी कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाओ और प्रूव करो कि ये रिसीट सर ने दी है हमको, और सर ने फीस जमा करके ली है और हमने फीस पे कर दी है। अगर प्रूव कर सके तो 100% फीस माफ, उतनी की उतनी फीस डबल तुमको वापस मैं मेरी तरफ से दूंगा। अगर नहीं प्रूव करे तो जितनी फीस है उसकी 10% रकम है, 10 गुना रकम मुझे तुम देना। वकील बनने को टाइम है, लेकिन होशियार ज्यादा हूं मैं, अनुभव ज्यादा है मेरे पास। कहीं प्रूव नहीं कर सकते आप, किसी भी कोर्ट में प्रूव नहीं कर सकते। यू कैन नॉट प्रूव इट इन एनी कोर्ट दैट यू हैव पेड मनी टू मी। तो जब कभी भी क्रेडिट सेल करो तो क्रेडिट सेल के अंदर यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आप प्रॉपर बिल बनाओ और उस प्रॉपर बिल के ऊपर उस बायर की सिग्नेचर चाहिए। आपने बिल बनाकर तो दे दिया, लेकिन उसके ऊपर आपके दस्तखत, अगर बायर की दस्तखत आपके कार्बन कॉपी पे नहीं है तो दैट बिल इज जस्ट अ बिल, इट इज नॉट अ बिल ऑफ एक्सचेंज, एंड दैट बिल कैन नॉट बी कंसिडर्ड इन द कोर्ट। भले ही मैंने उस वक्त पैसे नहीं दिए, मैं बोल सकता हूं मैं श्रद्धा को बाहर मिला था, बाहर मिले तब मैंने उनको 10,000 रुपए दे दिए। कुछ भी बोल सकता, बहुत सी चीजें हो सकती है। कोर्ट में तो हर चीज, झूठ को सच और सच को झूठ, यही तो किया जाता है कोर्ट में। अगर आप कोर्ट में देखो, भारत के कोर्ट में तो मैक्सिमम चीजें यही होती है, सच का झूठ होता है, झूठ का सच होता है, और उसी के पैसे वकील को मिलते हैं। जो वकील सच को सच साबित करे, झूठ को झूठ साबित करे, ऐसे वकील की कोई कीमत नहीं है मार्केट में, ये भी फैक्ट है। तो भाई श्रद्धा है सोल्ड गुड्स worth rupees 10,000 to me on credit. I have taken the goods of worth rupees 10,000 on credit. Okay. So understand, please. Time क्या हो रहा है? Okay. Understand. बिल ऑफ एक्सचेंज में दो पार्टियां होती है, एक होता है सेलर, दूसरा होता है बायर। एक होता है सेलर जो चीजें बेचता है क्रेडिट पे, नाउ वी आर टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट क्रेडिट सेल, और दूसरा होता है बायर
दूसरा होता है बायर, राइट, जो चीजें खरीद रहा होता है क्रेडिट पे। यहां पर आता लक्ष्य द्या ऋतुजा, क्रेडिट सेल की हम बात कर रहे हैं, वे टॉकिंग अबाउट क्रेडिट सेल, उधार बेचे गए चीजें। वैल्यू कितनी है उसकी 10,000 रुपए, कितने दिन का क्रेडिट है 30 डेज। चीजें कौन बेच रहा है, सेलर। बट ऑब्वियस बिल कौन बनाएगा, मैं थोड़ी बनाऊंगा, बायर मैं थोड़ी हूं। जो सेलर जो चीजें बेच रहा है उसको मालूम होगा कौन सी चीज की क्या कीमत है, तो बिल कौन बनाता है, सेलर। तो बिल ऑफ एक्सचेंज इज prepared by the seller, hence is called as drawer, drawer of the bill। क्या बोलते हैं वैसे, drawer of the bill is called as drawer of the bill। जैसे किसी प्रॉमिस में, जैसे कि मान लो जूली ने प्रॉमिस किया है मुझे, सर मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि मैं 12th में अच्छे मार्क्स लेकर बताऊंगा। ना हु इज द प्रॉमिसर, मैं या जूली, जूली। एंड हु इज द प्रॉमिसी, मी। जो प्रॉमिस करता है वो प्रॉमिसर होता है, जो जिसे प्रॉमिस की जाती है वो प्रॉमिसी होता है। अब यहाँ चीजें कौन बेच रहा है, सेलर। तो सेलर कौन है, ड्रॉवर, वन हु ड्रॉज द बिल और प्रिपेयर्स द बिल। ड्रॉ करना मतलब प्रिपेयर करना, ड्रॉ करना मतलब क्या होता है, प्रिपेयर करना। बिल कौन प्रिपेयर करता है, सेलर। सो इट्स कॉल्ड एज ड्रॉवर। द बिल हैज टू बी एक्सेप्टेड बाय द बायर। Without the acceptance of the buyer, do you think that bill has any value? You yourself cannot sign. The one who has purchased goods on credit has to sign and accept that bill. And the buyer who accepts and signs the bill is called as drawee. Is called as drawee. So in case of credit sale, goods are sold on credit from the seller to the buyer. सेलर जो है वो बायर को गुड्स बेच रहा है क्रेडिट पे, बदले में वो क्या ले रहा है, मनी ले रहा है क्या, नहीं, बदले में वो लेता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जिसे वो खुद प्रिपेयर करता है बतौर ड्रॉवर। तो श्रद्धा बिल बनाएगी, आज के तारीख का नाम लिखेगी मिस्टर दिनेश शर्मा, गुड्स वर्थ ₹10,000, 10 सिलेंडर्स एट ₹1,000, ऐसा करके पूरा साइन करके, पूरा ऑथराइज सिग्नेटरी, खुद का साइन स्टैंप आ जाएगा, दुकान का नाम हम सब ऊपर है हेडिंग में, और इस बिल के ऊपर कस्टमर सिग्नेचर में मेरा साइन ले लिया जाएगा। तो जैसे ही मैं उसके ऊपर साइन कर दूंगा, now who has prepared the bill, Shraddha has prepared, so she is the drawer. Who has accepted the bill, I have accepted the bill, so I am become the drawee. One who prepares the bill is called as drawer. Drawer कौन है, seller. One who accepts the bill is called as drawee. Drawee कौन है, buyer. Drawer is the one who draws the bill, drawee is the one who accepts the bill. And once this bill is created, अब श्रद्धा के पास क्या है, bill of exchange। श्रद्धा के पास क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज। 30 दिन के बाद मैं हाथ खड़े कर रहा, मैंने तो चीजें खरीदी नहीं, लेकिन अब क्या डॉक्यूमेंटल एविडेंस श्रद्धा के पास है। श्रद्धा को सिर्फ 30 दिन के बाद कोर्ट में जाना है, उस बिल को बताना है, ये नाम, ये इनके दस्तखत, कोर्ट विल एक्सेप्ट, क्योंकि कानून क्या मांगता है, सबूत, और फिर मुझ पे कानूनन कार्रवाई होगी और मुझसे वो 10,000 रुपए वसूल करके श्रद्धा को दिए जाएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। इस ट्रांजैक्शन को हम कहते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। क्या कहते हैं इसे, और इस बिल ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंटिंग करने का काम जो है वो बैंक करती है। सबसे पहले कंसेप्ट समझ में आया, व्हाट इज बिल ऑफ एक्सचेंज। ये कब आता है, क्रेडिट सेल में। कौन बनाता है इसे, ड्रॉवर, जो को है सेलर। कौन एक्सेप्ट करता है, बायर, जो कौन है, ड्रॉई। इतना कंसेप्ट समझ में आया। इसका इस्तेमाल कब होगा, क्रेडिट सेल में। अब हाउ डज अ कमर्शियल बैंक help to provide working capital requirements with the help of bill of exchange। मैं हमेशा why बताता हूं, why के बाद अब क्यों, कैसे कैसे कब, अब यहां पर देखेंगे। प्लीज पे utmost attention। seller is selling the goods of ₹10,000. buyer has given bills of exchange in acceptance for a period of 30 days. Let's say the sale transaction has been conducted on 1st of January 2020. कौन सा तारीख को हुआ, 1st of January 2020, 30 दिन के बाद, यानी एज पर द बिल मैं पेमेंट कब करूंगा, 31 जनवरी 2020। और द बिल ऑफ एक्सचेंज एवरीथिंग इज रिटर्न, सेलर का दुकान का नाम, डेट, बिल नंबर, बायर का नाम, अमाउंट, गुड्स की क्वांटिटी, उसका प्राइस, उसका फाइनल बिल अमाउंट, नंबर ऑफ वर्ड्स, और उसके ऊपर ये भी मेंशन होगा
कि ये बिल कितने दिन के क्रेडिट पे दिया जा रहा है, उसके ऊपर मेंशन होगा द गिवन बिल इज गिवन फॉर अ पीरियड ऑफ 30 डेज, यानी 30 दिन के बाद ये बिल क्या होगा, मैच्योर होगा, पेबल ऑन ड्यू डेट ऑफ 31st of January 2020. Now understand how does a commercial bank help with discounting of bill of exchange. What do you exactly mean by discounting of bill of exchange? I have explained you a common logic with the help of, so in case of commercial bank, what is the thumb rule in case of commercial bank? A bank always wins. A bank always wins. क्या बैंक कोई भी चीज अपने कस्टमर के लिए फ्री में करती है क्या? नहीं, कतई नहीं, सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम करेगी। अब आज 1 तारीख को इन्होंने बिल बुक किया है 10,000 रुपए का, जिसके पैसे अब श्रद्धा को कितने दिन बाद आएंगे? 31 जनवरी 2020। 31 जनवरी 2020। अब फॉर एग्जाम्पल लेट से इनके पास इतने ही पैसे थे जो उन्होंने माल खरीद कर उधार में मुझे दे दिया, अब 30 दिन तक उनके पास पैसा आना है क्या? नहीं। सो शी विल हैव टू वेट फॉर नेक्स्ट 30 डेज। तो 30 दिन के बाद मैं जब पैसे दूंगा फिर से वो पैसे लेंगे, फिर से वो उससे परचेसिंग करेंगे, फिर सेल करेंगे। क्या बिजनेस में इतना रुकने के लिए टाइम है क्या अपने पास? नहीं। सो विल ट्राई टू फाइंड सम सोर्सेस ऑफ रेजिंग फाइनेंस। सो शी गोज टू बैंक, शी सेज मेरे पास ये ऐसा बिल है, ये पैसे मुझे दिनेश सर से 31 तारीख को आने के हैं, लेकिन आज के डेट में मेरे पास पैसे नहीं, क्योंकि सेकंड डे ही विष्णु पहुंच जाता है, उनकी एजेंसी बोलते हैं कि हमारे होटल के लिए मुझे 10,000 रुपए के सिलेंडर चाहिए। नाउ सेकंड डे ऑन 2nd of January 2020 श्रद्धा की एजेंसी में विष्णु जाता है और वो बोलता है कि मुझे 10,000 रुपए के सिलेंडर चाहिए। अब 10,000 रुपए के सिलेंडर देने के लिए 10,000 के सिलेंडर श्रद्धा के पास होने चाहिए ना, 10,000 के सिलेंडर श्रद्धा के पास होने चाहिए ना। तो श्रद्धा क्या करेगी? अभी श्रद्धा विल ट्राई टू फाइंड आउट द सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो बैंक बोलता है हमारे पास है बिल ऑफ एक्सचेंज, वी हैव अ फैसिलिटी विच इज कॉल्ड एज डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। अनुभव भी ध्यान दे, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। बैंक क्या बोलता है? देखो भाई श्रद्धा जी, आपको 10,000 रुपए कब आने के हैं? 31 जनवरी 2020। कब आने हैं? 31 जनवरी 2020। कब आने हैं? 31 जनवरी 2020। ये कौन पे करने वाला है? दिनेश सर पे करने वाले। आप एक काम करिए, आज 2 तारीख है, हमसे 9,800 रुपए आज ही लेकर चले जाइए। टेक दिस 9,800 टुडे ओनली एंड लीव दैट बिल टू अस। तब श्रद्धा क्या करेगी? बैंक से 9,800 रुपए कलेक्ट करेगी। कितने पैसे कलेक्ट करेगी? 9,800। कितने बिल के पैसे कलेक्ट करेगी? 9,800। और मेरा जो बिल है, बिल ऑफ एक्सचेंज जो मैंने एक्सेप्ट किया है, वो बैंक को सौंप दिया जाएगा। तो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या ट्रांजैक्शन हो रहा है? सेलर जो है बिल ऑफ एक्सचेंज किसे दे रहा है? बैंक को, जिसकी वैल्यू कितनी है? 10,000 रुपए। बदले में बैंक कितना पैसा दे रहा है उसको? 9,800। तो 200 रुपए क्या हुआ? डिस्काउंट विच इज अर्न्ड बाय बैंक और सेलर? डिस्काउंट विच इज अर्न्ड बाय बैंक। बैंक ने आपको क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी, लेकिन बदले में बैंक आपसे कितना कमीशन ले रहा है? 200 रुपए डिस्काउंट ले रहा है। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। जो हमारे पास बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, इसे हम बैंकों के पास डिस्काउंट कर सकते हैं। बिल वैल्यू से कुछ रकम डिडक्ट करके आपको कैश मिल जाता है, लेकिन पूरी बिल वैल्यू बाद में वसूल कौन करेगा? 31 तारीख को मेरे से 10,000 रुपए वसूल अब श्रद्धा नहीं करेगी, मेरे से 10,000 रुपए कौन वसूल करेगा? बैंक। 31 तारीख को बैंक को कितने मिल रहे हैं? 10,000। आपको कितने दिए उन्होंने? 9,800। तो 200 रुपए बैंक ने क्या कमाया? डिस्काउंट। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो रोजाना जितने बिल क्रेडिट के होंगे आप बैंक में दोगे, डिस्काउंटिंग करके थोड़ी रकम। अब पूरे 9,800 रुपए मैनेज करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल काम था, लेकिन सेकंड डे सिर्फ 200 रुपए जोड़कर आपको ऑर्डर कंप्लीट करना है और विष्णु का ऑर्डर कंप्लीट करना है। हालांकि जब सेल होता है, सेल के अंदर प्रॉफिट होता है, तो कोई सोचेगा सर इसमें फायदा कैसे है? जो सिलेंडर 10,000 में मुझे बेच रहे हैं, क्या उनको 10,000 में थोड़ी मिलने वाला है? वो कहीं ना कहीं लगभग से 7,000 में मिल रहा होगा। सेल वैल्यू में ऑलरेडी प्रॉफिट आता है। तो डोंट कंफ्यूज, सर 9,800 रुपए वापस 10,000 का ऑर्डर कैसे होगा? चीजें तो इन्होंने सिलेंडर कितने के? उनके 7,000 के। तो 9,800 में से वापस 7,000 के सिलेंडर ऑर्डर करेंगे, 2,800 तो उनके पास बचने ही है। वापस से वो 10,000 में किसको बेचेंगे? 7,000 के सिलेंडर विष्णु को। बात समझ में आ रही है क्या? अब 7,000 के सिलेंडर 10,000 में बेचकर श्रद्धा कितना प्रॉफिट कमा रही है? 3,000। लेकिन ये एक सिंगल ट्रांजैक्शन पर। अब 3,000 ये एक सिंगल ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं,
लेकिन इस बिल को डिस्काउंट करके श्रद्धा डिस्काउंट कितना छोड़ रही है? 200 रुपए। तब श्रद्धा को कमाई कितनी हो रही है एक बिल के पीछे? 2800 रुपए। बात समझ में आ रही है? इस हिसाब से रोटेशन। श्रद्धा बोलेंगे 200 रुपए कम तो कम, लेकिन अगर मेरे पैसे का इंतजार करे तो महीने भर में प्रॉफिट कितना होगा? सिर्फ 3000 रुपए। अब ऐसे रोजाना बिल लेकर उसको डिस्काउंटिंग करते गए और रोजाना 10,000 रुपए का सेल करते गए तो इट विल बी 2800 मल्टीप्लाइड बाय 30 डेज। इतना प्रॉफिट उनका अपने आप होता रहेगा। उनको सिर्फ रोजाना बिल क्रिएट करना है, ड्रॉ करना है, एक्सेप्ट कराना है, बैंक के बाद देना है, 200 रुपए काट के पैसे लेना है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि भाई रोजाना पैसे कैसे रेज हो रहा है बिजनेस में? रोजाना 10,000 रुपए का सेल है, रोजाना का बिल है 10,000 रुपए का, रोजाना सुबह जाकर बैंक में देने का, बैंक से 200 रुपए कम लेने के, और रोजाना वापस उसी 9,800 रुपए से वापस ऑर्डर प्लेस करने का। तो ये हिसाब से चक्री घूमती जा रही है। और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हम कहां से फुलफिल कर रहे हैं? फ्रॉम डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। अभी ओके एंड क्लियर? इस पूरी प्रक्रिया को हम कहते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। यस, नहीं, चेंज होती रहती। मैथ्स में आप सीखोगे फाउंडेशन में, हाउ द वैल्यू ऑफ डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज इज डिटरमाइंड। शायद लिया भी है, हाँ लिया है। कच क्या कर रहे थे? तुमको मालूम रहता क्या भाई? क्लास में रहता क्या? लिया भी है डिस्काउंटिंग वैल्यू के। वो ज्यादा नहीं होती है, 1% 2% होती है, उससे ज्यादा नहीं रहेगी। बिल ऑफ एक्सचेंज समझ में आया? समझ में आया क्या? दो पार्टी कौन होती है? एक होता है सेलर, दूसरा होता है बायर। बिल कौन क्रिएट करता है? ड्रॉवर। वो कौन है? सेलर। उसे एक्सेप्ट कौन करता है? ड्रॉवी, जो कौन है? बायर। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? जो बिल बनाकर एक्सेप्ट किया गया है उस बिल को डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर सेलर जो है बैंक को बेचता है और कैश कलेक्ट करता है। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो हमारे बिल को बेचकर हमारे डिटर से पैसे कब आने हमें? 30 दिन के बाद, लेकिन उसी पैसे को हम आज 1 दिन के बाद कलेक्ट कर रहे हैं, और 1 दिन के बाद कलेक्ट करने के लिए बैंक हमसे क्या ले रहा है? डिस्काउंट, जिसे हम अगर कॉमन लॉजिक के हिसाब से कैश डिस्काउंट बोल सकते हैं। आपकी पॉलिसी ऐसी कि आपको 30 दिन के बाद पैसे आने हैं, लेकिन आपको पैसे इमीडिएटली सेकंड डे मिल रहा है, तो आपको कैश डिस्काउंट देना पड़ेगा ना। बहुत से ट्रांजैक्शन में देखो, जैसे कपड़े का बिजनेस है, नॉर्मली 30 डेज का क्रेडिट है, राइट? लेकिन अगर तुम किसी सप्लायर को इमीडिएट पेमेंट देते तो आपको क्या देता है? कैश डिस्काउंट देता है, क्योंकि पैसा इमीडिएटली आता है। तो उसी को अगर हम बैंक के साथ को रिलेट करें तो इट इज कॉल्ड एज डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। समझ में आया कंसेप्ट? एनी डाउट? एनी डाउट? एनी डाउट? एनी डाउट? यस, एनी डाउट? सर आएगा? हाँ, ओके, चलिए, थैंक यू सो मच।